जैसा कि हमने 2 टॉपिक पढ़ चुके थे, अब हमने तीसरा टॉपिक लेके आया है रासायनिक समीकरण। जब आप जानते ही हैं कि रासायनिक समीकरण अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर पहला ही था जिसमें 2 टॉपिक हमारा हो चुका था। ये तीसरा टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, आइए हम उसे समझते हैं, उसके बाद उसके बारे में और जानकारी देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको हम लिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं हमारी, उन्हें जो है हम लिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि देख लीजिए, जैसे हम लेते हैं समीकरण को, जैसे C हो गया हमारा कार्बन और प्लस का O2 मतलब ऑक्सीजन गैस होता है। ठीक है, अब इसका जो रासायनिक समीकरण मतलब ये रासायनिक समीकरण है इसको, और जब इसको लिखित रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CO2 ये है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, लेकिन जो हम इस रूप में जो लिख दिए इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। पूरा यहाँ से जो है यहाँ तक का जो है ये रासायनिक समीकरण है, और ये लिखित रूप में व्यक्त किया गया ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है, और इसी में आप सबको एक और बताएंगे कि जो ये देखिए ये दोनों है आपका कार्बन और ऑक्सीजन O2। ठीक, इसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, अभिकारक, इसे अभिकारक कहेंगे। ये क्रिया होने से पहले की जो हमारे तत्व हैं उन्हें अभिकारक कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्रिया होने के उस पास जो है ये CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसे उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद, इसे उत्पाद कहेंगे। ये भी पूछ सकता है कि इसे क्या कहते हैं, और ये अभिक्रिया होने के बाद जो हमारा पदार्थ तैयार होता है उसे क्या कहते हैं। तो क्रिया होने से पहले जो होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और क्रिया होने के बाद जो हमारा प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका रासायनिक समीकरण। और रासायनिक जैसा कि हमने रासायनिक समीकरण पढ़ लिया, अब चलिए रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अपने गुणों को बदलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सूत्र हुआ कि वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अपने गुणों को बदलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो जैसे हमारा नया पदार्थ, जैसे जो हमारा पदार्थ है उससे जब अभिक्रिया करेंगे तो ये नया पदार्थ एक तैयार होता है। तो हम उदाहरण समझते हैं। उदाहरण में देखिए हमारा जैसे Na हो गया प्लस Cl2। ठीक, ये सोडियम हो गया, ये क्लोरीन हो गया। ठीक, और जब ये अभिक्रिया करेंगे तो ये प्राप्त होगा NaCl। ठीक है, NaCl मतलब ये नमक का सूत्र हो गया आपका। तो लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह तो हमारा बन गया समीकरण, तो तैयार हो गया, लेकिन क्या होता है इसे संतुलन भी करना होता है। जब आप संतुलन करेंगे तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। और संतुलन करने के लिए हम दोनों इस तरफ दोनों तत्वों को देखेंगे और जो हमारा प्राप्त हुआ उत्पाद उसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए Na यहाँ है, एक ही है, Na यहाँ भी एक ही है, लेकिन यहाँ क्लोरीन देखिए 2 है और यहाँ क्लोरीन एक ही है। जब इसे हम संतुलन करेंगे तो देखिए हम यहाँ इससे संतुलन करने के लिए यहाँ हम यहाँ गुणा कराएंगे, और जब यहाँ गुणा कराएंगे हम 2 से, यहाँ 2 है और यहाँ हम 2 का गुणा करा देंगे। ठीक है, ये यहाँ, अब देखिए ये क्लोरीन तो बराबर हो गया हमारा, लेकिन यहाँ 2 Na मतलब सोडियम यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ हमारे पास एक ही है, तो इसे भी बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा कराएंगे। ये संतुलन करें। देखिए आप जब समीकरण लिखते हैं आप, तो समीकरण लिखने से आपको, जैसे 2 नंबर का सवाल है हमारा, तो समीकरण आप लिखेंगे लेकिन आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। समीकरण लिखेंगे तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। जब तक उसे संतुलन पूरी तरह करके इस तरह संतुलन कर देंगे तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये संतुलन जब आप कर देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह देखिए जैसे हमारा सोडियम हो गया, फिर यहाँ क्लोरीन हो गया, तो यहाँ सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ हमें, नमक का सूत्र NaCl। तो हमें बराबर करने के लिए यहाँ देखिए ये 2 था, तो हमें इसे भी 2 करना था, तो यहाँ 2 का गुणा कराया तो हमें यहाँ तो 2 प्राप्त हुआ, लेकिन ये सोडियम भी हमारा 2 हो गया, तो यहाँ भी इसलिए हमने यहाँ 2 का गुणा कराया ताकि सोडियम भी हमारा बराबर हो। इस प्रकार देखिए हमारा ये हो गया। चलिए हम आपको एक और जो है लेते हैं तो बता दें आपको। देखिए जैसे हो गया हमें हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन ये लिए। अब इसमें क्या होता है आपका, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आप क्रिया कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, H2O। ये जल का सूत्र हो गया आपका। ठीक, और इसे जब प्राप्त करेंगे अब, तो अब इसे भी संतुलन करेंगे, और जब इसे संतुलन करेंगे भाई तो देखिए यहाँ H2 ये 2 है, लेकिन हमारे पास यहाँ इस तरफ हाइड्रोजन एक ही है ना। तो इसे सही करने के लिए
ये जो हमारा है देखिए, जब एक तत्व लेते हैं भाई, तो क्या करते हैं, H2 लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक ही तत्व लिए हैं हम, तो यहाँ 2 लगाएंगे। ठीक, हाइड्रोजन का भी 2 अणु लिए और फिर हमें यहाँ इसका भी 2 अणु लिए। ठीक, अब क्या कराएंगे हम कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन हमारा 2 है, ऑक्सीजन का हमारा 2 अणु है, यहाँ पे एक ही है। अब इसे संतुलन कराने के लिए देखिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन तो हमारा बराबर हो गया, 2 जाके गुणा यहाँ कर दिए तो ऑक्सीजन 2 हो गया, बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन जो देखिए हमारा क्या है, 2 और 2 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो इसे भी संतुलन करेंगे तो यहाँ पे 2 का गुणा करा देंगे। अब देखिए क्या हुआ, जिस तरह ये संतुलन करा दिए हम, अब देखिए ये संतुलन भी हो गया और समीकरण भी आपका तैयार हो गया। तो इस प्रकार आपको पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप समीकरण लिख देंगे तो आपको जैसे 2 नंबर का रहता है क्वेश्चन ही समीकरण को संतुलित करने के लिए जो आता है, तो 1 नंबर तो आपको समीकरण पे दे देंगे वो, लेकिन जब तक आप पूरी तरह ये संतुलन नहीं करेंगे उससे 1 नंबर काट लिया जाएगा आपका। तो हमें भाई पूरा नंबर चाहिए, तो इसलिए हमें संतुलन करना जरूरी है। तो इस प्रकार देखिए हमारा रासायनिक समीकरण भी हुआ और रासायनिक अभिक्रिया भी। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए हमारा जैसे हमने रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया पढ़ लिया, अब देखिए अगला टॉपिक जो हमारा है, तो अभी हमने आपको बताया था अभिकारक और उत्पाद के बारे में। ठीक, वही अभिकारक और उत्पाद को लिखे ये अब डिफिनेशन सहित बताएंगे आपको। जैसे देखिए किसी भी होने वाली क्रिया के प्रारंभ में उपस्थित पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे किसी भी जैसे हम कोई अभिक्रिया कराएंगे उसमें जो पदार्थ हम लेते हैं, जैसे पदार्थ लेते हैं हम, ले लिए जैसे A+B। ठीक, ये A+B जो है ये अभिकारक है। क्या है ये क्या है मेरे भाई, ये अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है, इसे अभिकारक। तो क्रिया होने से पहले जो पदार्थ लिया जाता है मेरे भाई उसे अभिकारक कहते हैं। और उसको लिखित रूप में ऐसे लिखेंगे कि किसी भी होने वाली क्रिया के प्रारंभ में उपस्थित पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब होता है हमारा क्रिया संपन्न हो जाती है, उसके बाद जो हमारा प्राप्त होता है उससे क्या कहते हैं, उसके बारे में देखिए। जबकि अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे हमारी क्रिया संपन्न हो गई, उसके बाद जो हमारा पदार्थ हुआ उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे ये ले लीजिए कि A+B। ठीक है, जब ये अभिक्रिया संपन्न होगी तो हमारा कोई पदार्थ, नया पदार्थ जैसे बन गया C मान लेते हैं हम, तो जो हमारा नया पदार्थ बन गया C, तो ये अब ये इससे देखिए क्या कहेंगे, अभिकारक। इससे क्या कहेंगे मेरे भाई, अभिकारक। ठीक, और लेकिन जो नया पदार्थ हमारा बनकर तैयार हुआ है ये, इसे क्या कहेंगे मेरे भाई, उत्पाद। ठीक है, तो इस प्रकार इसे अभिकारक और इसे उत्पाद कहेंगे। तो इस प्रकार ये हुआ। अब देखिए अगला हम अगले टॉपिक पे चलते हैं कि क्वेश्चन के साथ। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानें। ठीक है, जैसे हमारी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसे हम कैसे पहचानें कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा कि अवस्था में परिवर्तन। किसमें, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, उसकी जो अवस्था रहेगी उसमें परिवर्तन होगा, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन ना, तो अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा मेरे भाई, तो देखिए जैसे हम आपका लेते हैं मैग्नीशियम Mg लिए, और ठीक है Mg जब लिए तो इसे क्या कराए हम, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए। क्या कराए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए। ठीक है मेरे भाई, तो जो हमारा ये Mg है, तो जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे मेरे भाई तो प्राप्त क्या होगा, MgO। ठीक, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, तो इसमें कुछ न कुछ तो अवस्था में परिवर्तन हुआ होगा। ठीक ना, कुछ न कुछ तो अवस्था में परिवर्तन हुआ ही होगा। तो इसलिए देखिए अब क्या होता है, इसे हम संतुलन करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, संतुलित करेंगे। और संतुलित करने के लिए देखिए मेरे भाई क्या है, MgO2 है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। ऑक्सीजन कितना है हमारा भाई, 1 है, और यहाँ 2 है। इसलिए हम यहाँ क्या कराएंगे, यहाँ संतुलित कराने के लिए भाई यहाँ 2 से गुणा कराएंगे एंजाइम में। तो एंजाइम 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो अब संतुलित हो गया,
ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन Mg जो है हमारा भैया मैग्नीशियम जो है अभी संतुलित नहीं हुआ है। तो यहाँ इसके लिए से संतुलित करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कराएंगे। जब यहाँ 2 से गुणा कर देंगे मेरे भाई तो देखिए संतुलन हो गया, तो यहाँ भी बराबर हो गया और यहाँ भी, ठीक है। इस प्रकार देखिए पहली इस ये कुछ न कुछ अवस्था में परिवर्तन होगा, तो इस प्रकार हम जानेंगे कि कुछ न कुछ तो अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हुआ, एक ये है हमें जानने के लिए कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। एक समीकरण और लेते हैं, जैसे लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए हमें यहाँ पे हाइड्रोजन लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन लिए, और देखिए हमारा बन के तैयार क्या होगा, H2O, H2O बन के तैयार हुआ। H2O आप सबको भली बात याद होगा कि ये हमारा जल का सूत्र है, H2O मतलब जल है। लेकिन यहाँ देखिए क्या होगा कि यहाँ O2 है, O2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे 2 है, ठीक। तो जब यहाँ 2 है और इसे भी 2 करने के लिए मेरे भाई, इसे भी 2 करने के लिए हम यहाँ 2 का गुणा कराएंगे। किसका कराएंगे, 2 का गुणा। और 2 का गुणा करा दिए तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 हुआ, लेकिन हमारा यहाँ हाइड्रोजन जो है एक ही है। हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई, 1 है, तो हम यहाँ 4 से गुणा करा देंगे, तो ये देखिए हाइड्रोजन बराबर हुआ और यहाँ ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए ये तो रहा हमारा अवस्था में परिवर्तन। इसके लिए देखिए एक क्वेश्चन बन के तैयार होता है। देखिए हम एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, पॉज कर दीजिए भाई। देखिए जैसा हमारा एक क्वेश्चन तैयार हुआ, अक्सर पूछ लिया जाता है, इससे पेपर में अक्सर इसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन हमारा जो है ये कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है, ठीक। मैग्नीशियम रिबन जो होता है को जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है, क्यों बताइए, ठीक है। ये पूछ लेता है क्वेश्चन पेपर में हमारा, तो इसलिए देखिए हमारा पहला एक क्वेश्चन तैयार हुआ, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा आप सब। तो देखिए इसका जो है हमारा ये उत्तर क्या होगा हमारा, मैग्नीशियम मतलब Mg, ठीक है। मैग्नीशियम खुली अवस्था में O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत बना लेता है। जैसे आप किसी चीज को खुले हवा में रख लीजिए तो ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेता है, ठीक है। जैसे एक लोहा रखा रहता है, बाहर रखा रहता है, आप बाहर रख दीजिए तो उसपे जंग लग जाता है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है जो उसके ऊपर जंग लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार मैग्नीशियम जब खुली अवस्था में रहता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत बना लेता है। उस परत को हटाने के लिए रेगमाल का उपयोग किया जाता है। रेगमाल का जब उपयोग किया जाता है उस परत को हटा देते हैं, ठीक है। तो उसको जिससे उसको जलाने में आसानी होती है, ठीक है, जिससे उसको आसानी से जलाया जा सकता है। जब हम उसको ऑक्साइड को हटा देंगे तो आसानी से जलाया जा सकता है, इसीलिए हम रेगमाल का उपयोग करते हैं। जैसे देखते हैं क्या होता है, Mg जब इसे रखते हैं, ऑक्सीजन खुली हवा में जो खुली जगह रख देंगे, O2 से क्रिया करके ये क्या करेगा, एक अपने ऊपर ऑक्साइड बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। इस प्रकार हम उसे रेगमाल से साफ करते हैं जिससे उसको आसानी से जलाया जा सके, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था मेरे भाई, अवस्था में परिवर्तन। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, तब तक पॉज कर दीजिए भाई, तो हम बताते हैं आगे। देखिए दूसरा क्या होता है, पहला था हमारा अवस्था में परिवर्तन और दूसरा हमारा है रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या है मेरे भाई, रंग में परिवर्तन। रंग परिवर्तन जैसे हम देखिए अब एक लेते हैं, जैसे कहते हैं जब CuSO4 को क्या कहते हैं मेरे भाई, कॉपर सल्फेट, क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कुछ क्षण डाला जाता है। लोहे के कुछ क्षण मतलब Fe डालते हैं, ठीक है। तब इस अभिक्रिया के दौरान इसका रंग नीला रहेगा वो, तो क्या हो जाएगा, हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। देखते हैं कैसे, देखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया ये, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट हो गया, और इसमें हम लोहे की कुछ क्षण मतलब Fe, ठीक है, Fe जब इसे डालेंगे मेरे भाई तो क्या होगा, ये बन जाएगा मेरे भाई FeSO4 प्लस, देखिए क्या होगा, FeSO4 और ये जो Cu है ये अलग हो जाएगा,
ये अलग हो जाएगा। अब इसका क्या है मेरे भाई, ये पहले क्या रहेगा, नीले रंग का रहेगा, ठीक। ये जब नीले रंग का रहेगा, लेकिन जब इसमें जब ये क्षण, कुछ लोहे के क्षण जब डाले जाएंगे मेरे भाई, तो ये लाल हरे रंग का हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा मेरे भाई, हरे रंग का हो जाएगा। और देखिए यहाँ जो रंग रहेगा भाई, ये रहेगा मेरे भाई, ये नीला रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई, नीला रंग रहेगा इसका। लेकिन जब ये बनेगा मेरे भाई, तो ये हरे रंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरे रंग का। ये हरे रंग का हो जाएगा मेरे भाई। और देखिए इसे क्या कहेंगे मेरे भाई, इसे कहेंगे कॉपर सल्फेट। क्या कहेंगे इसे, कॉपर सल्फेट, ठीक। इसे कहेंगे मेरे भाई कॉपर सल्फेट। और जो इस तरफ ये हमारा है मेरे भाई, ये रहेगा आपका फेरिक सल्फेट। क्या रहेगा मेरे भाई, फेरिक सल्फेट, ठीक मेरे भाई, इसे फेरिक सल्फेट कहेंगे। और जैसे मेन पर्पस था हमारा कि जो रंग में परिवर्तन होता है, इसके लिए क्रिया बताना जरूरी था, इसलिए हमने इसे चूज किया कि रंग में जो ये नीला रंग रहेगा, ये क्रिया के बाद हरे रंग का हो जाएगा। और ये कॉपर सल्फेट रहेगा, लोहे के कुछ जोड़ मतलब, तो आप ये हो गया Fe, उसके बाद फेरिक सल्फेट प्लस ये कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, तापमान में परिवर्तन। क्या होगा मेरे भाई, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन के लिए हम एक जैसे एक अभिक्रिया कराते हैं तापमान में परिवर्तन के लिए, तो देखिए जैसे हम लिखते हैं CaO, ये हो गया मेरे भाई कैल्शियम ऑक्साइड प्लस को H2O। इसी के साथ अभिक्रिया कराएंगे मेरे भाई, जब इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे मेरे भाई, तो क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। अब इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे एक चीज और कहते हैं, देखिए इसे क्या कहते हैं, ये बिना बुझा चुना है। ये क्या है मेरे भाई, बिना बुझा चूना। इसे मेरे भाई कहेंगे बिना बुझा चूना। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहते हैं। लेकिन जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपके सामने आएगा मेरे भाई, तो इसे कहेंगे बुझा हुआ चूना। क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना कहेंगे इसे। और इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, क्योंकि ये H2O से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो इसके बाद एक परिवर्तन और है, उसके लिए देखिए हम इसे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, तो पॉज कर दीजिए वीडियो, उसके बाद देखते हैं। देखिए अब हमारा चौथा हमारा गैस का उत्सर्जन। मान जो कोई हम अभिक्रिया कराते हैं, उसमें से गैस निकलती है, उसको कैसे पहचानेंगे, तो वही गैस का उत्सर्जन। इसके लिए देखिए हम लेते हैं जिंक Z10 प्लस HCl, ठीक है, HCl। अब जिंक में जब HCl से अभिक्रिया कराएंगे मेरे भाई, तो क्या होगा, यह रहेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे जिंक क्लोराइड, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यहाँ से गैस का उत्सर्जन होगा, ठीक। ये जब NZ से ZN से, सॉरी भाई, ZN जिंक से जब आप अभिक्रिया कराएंगे HCl से, तो हो जाएगा ZnCl2, ठीक। उसके बाद यहाँ से आप जो हाइड्रोजन गैस है आपका, वो निकल जाएगी, ठीक है। और ये जिंक क्लोराइड बनेगा, ये जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस सबसे निकल जाएगी। हमारा हेडिंग ही है गैस का उत्सर्जन, मतलब इसके दौरान हमें गैस निकलेगी, ठीक है। और दूसरा देखिए हम दूसरा लेते हैं, तो फिर देखिए जिंक लेते हैं प्लस H2SO4 लेते हैं, H2SO4। अब इससे जब अभिक्रिया कराएंगे मेरे भाई, तो क्या होगा, देखिए यहाँ आएगा ZnSO4 प्लस यहाँ भी हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी, ठीक। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। यहाँ Zn प्लस H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे, तो ZnSO4 प्लस यहाँ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये इस प्रकार हमारा रहा गैस का उत्सर्जन, इस प्रकार। तो आज इतना ही, अगले वीडियो आगे की टॉपिक अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात और कि आपके रिलेशन में कोई भी अगर क्लास 10th में है, तो ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही आसानी से और बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम आगे क्लास बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हमारे टॉपिक में और से चैप्टर ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।